शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए महायुद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। यूएस ईरान सीज फायर बढ़ने के करीब, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है 2 हफ्ते का सीज फायर बढ़ाने के लिए मध्यस्थ सक्रिय तनाव घटाने को फिर शुरू होगी बातचीत। परमाणु कार्यक्रम पर सुलझाया जाएगा विवाद, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर समझौते की कोशिश, युद्ध नुकसान के मुआवजे पर बात फंसी हुई है। अगले हफ्ते से पहले समाधान की पूरी उम्मीद है। तो युद्ध को लेकर कितना नुकसान हुआ है, उसे लेकर मुआवजा कैसे दिया जाएगा, इस मुद्दे पर अभी पेच फंसा है। अगले हफ्ते से पहले समाधान होने की उम्मीद बनी हुई है। ईरान सीज फायर बढ़ने के करीब, सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 22 अप्रैल तक है 2 हफ्ते का मौजूदा सीज फायर, लेकिन ये टाइमलाइन बदल सकती है, ये तारीख बदल सकती है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर समझौते की कोशिश नजर आ रही है। युद्ध नुकसान के मुआवजे पर बात फिलहाल फंसी हुई है। अगले हफ्ते से पहले समाधान की उम्मीद बनी हुई है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर पश्चिम एशिया की जमीन उम्मीद से लबरेज है, क्योंकि एक बार फिर ईरान और अमेरिका में बातचीत की खबरें उभरी हैं। और इस बार ये बात होने की जानकारी तो सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगले 2 दिन में कुछ बहुत अच्छा होगा। देखिए ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद भयंकर युद्ध की आशंका दोबारा भड़कती नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर उम्मीदों के सूरज के उगने की संभावना दिखाई दी है, जिसके संकेत खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। ट्रंप ने कहा है, मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ मौजूदा संघर्ष विराम को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। एक शांति समझौता होने वाला है। मेरा मानना है कि आप अगले 2 दिन में कुछ अद्भुत होते हुए देखेंगे। सच में। एक दूसरे मीडिया ग्रुप को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने शांति की तरफ कदम बढ़ाने की बात की। उन्होंने कहा, ईरान से युद्ध खत्म होने की कगार पर है। अगर हम ईरान से निकले तो उसे वापस खड़ा करने में 20 साल लग जाएंगे, और वो समझौता करने के लिए अभी बहुत बेताब है। यानी ट्रंप कहना चाहते हैं कि वो बिना बातचीत के युद्ध से हटना नहीं चाहते, ताकि स्थितियों को सामान्य किया जा सके। यानी 16 अप्रैल तक ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर एक बार फिर बातचीत के टेबल पर आमना सामना हो सकता है। इस बार भी बातचीत के इस्लामाबाद या फिर जिनेवा में होने की खबरें आ रही हैं। हालांकि असल वार्ता की जगह क्या होगी, इस पर सस्पेंस कायम है। अमेरिका की तरफ से फिर वही टीम, यानी टीम जेडी वेंस बातचीत की टेबल पर बैठ सकती है, जिनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर भी शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुद पहली बैठक को लेकर बड़ी उम्मीद से दिखे थे। शायद इसीलिए दूसरी बातचीत के लिए भी वही आगे आएंगे। Honestly, after 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight. But yeah, I think the people we're sitting across from wanted to make a deal. And I know the President of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing. So you never know, though. Yeah. Right? I mean, I've sat across from United States senators that I thought I agreed with. And, you know, you don't know with those people. Right? I won't say who. You can guess. But I feel very good about where we are. हालांकि समझौता कैसे होगा, इसको लेकर अभी बहुत से सवाल घुमड़ रहे हैं, क्योंकि इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को 2 सीधी शर्तों पर विचार करने के लिए बोला है। पहली शर्त ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से खोला जाए, ताकि जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके। दूसरी शर्त ये है कि इस्लामाबाद में होने वाले किसी भी समझौते को ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी मिले। We did make some progress in the negotiation. The big question from here on out is whether the Iranians will have enough flexibility, whether the Iranians will accept the critical things that we need to see in order for things to get done. तो बड़ा सवाल तो ये है, क्या ईरान अमेरिका की शर्तों को सीधे सीधे मान लेगा? क्योंकि अमेरिकी शर्तों के पीछे ईरान की भी कुछ शर्तें होंगी। क्या अमेरिका उन्हें मान लेगा? उस पर भी संशय है। उसमें भी परमाणु हथियार वाला मसला बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे अमेरिका ईरान पर हमले की वजह बताता रहा है। जेडी वेंस खुद कह रहे हैं कि ट्रंप परमाणु हथियारों को लेकर बड़ी डील के बिना तैयार नहीं होंगे। Right now the ceasefire is holding, and what you're seeing is the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal.
दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी बातचीत को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि ईरान के दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती से बातचीत के लिए झुकाने और हमें दबाने की हर कोशिश नाकाम कर दी जाएगी। खबर यह आ रही है कि खाड़ी के देश जंग को पूरी तरह से रोकने के लिए लामबंद नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान इस वार्ता को आगे बढ़ाए। खाड़ी के देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल पर निर्भर है और युद्ध की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान और सऊदी अरब और ईरान और कतर के बीच में फोन पर वार्तालाप हुई और बताया जाता है कि खाड़ी के देश चाहते हैं कि संघर्ष विराम बना रहे और वार्ता आगे बढ़े। इस बार बातचीत के लिए शायद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से सीधा पहुंचे और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी पहुंच जाएं। अगर ऐसा होता है तो यह एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि आमतौर पर अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पेजेश्कियान मीटिंग के लिए आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि ज़्यादातर मुद्दों में ऑलरेडी पर्दे के पीछे सहमति बन चुकी है। यानी उम्मीद से सब है, लेकिन असल फैसला ईरान और अमेरिका को करना है। एक तरफ ईरान है जिसके पास अपने अस्तित्व को लेकर शर्तों का पिटारा है, दूसरी तरफ अमेरिका है जिसके पास अपेक्षाओं का पिटारा है। अब देखना यह होगा कि किसके पिटारे की कौन सी बात पर सहमति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान युद्ध में अमेरिका ने माना अपना बड़ा नुकसान। 2000 करोड़ का ड्रोन क्रैश होना कंफर्म किया। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन 9 अप्रैल को क्रैश हुआ। हॉर्मुज़ स्ट्रेट मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। MQ-4C ट्राइटन अमेरिका का सबसे महंगा मिलिट्री ड्रोन है। यूएस नेवी ने एनडीटीवी को दी आधिकारिक पुष्टि। यूएस नेवी ने एनडीटीवी से इस बात की पुष्टि की है कि ये बड़ा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बड़ी डील चाहते हैं, इसीलिए समझौता रुका हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि डील होगी कैसे? क्या ईरान ने जो शर्तें रखी हैं उन्हें अमेरिका मानेगा? क्या अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं ईरान उन्हें मान लेगा? या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे दोनों की बात पूरी हो जाए, दोनों ही विजेता के रूप में नजर आए? अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करके जंग शुरू कर देते हैं। भारतीय समय के मुताबिक 8 अप्रैल सुबह करीब 5:30 बजे ट्रंप सीज फायर की घोषणा कर देते हैं। इसके बाद 11 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधि वार्ता के लिए मिलते हैं, लेकिन कुछ फैसला नहीं होता है। अब माना जा रहा है कि अगली वार्ता जल्द होगी और कुछ हल निकलेगा, लेकिन शर्तों पर कैसे बनेगी बात, ये बड़ा सवाल है। हॉर्मुज़ में ईरान और अमेरिका दोनों पक्ष मोर्चे पर तैनात हैं। एक ने टोल लगा दिया है, दूसरे ने नाकाबंदी कर दी है। ईरान के यूरेनियम को लेकर संग्राम जारी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान का पूरा यूरेनियम उसकी जमीन से निकाल लिया जाए। वहीं ईरान का कहना है कि वो अपने कार्यक्रम को पूरी तरह बंद नहीं करेगा। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को शर्तों की लिस्ट सौंपी हुई है। सवाल यह है कि इस पर रजामंदी कैसे बनेगी। वो कौन सी ईरानी शर्तें हैं जिन्हें अमेरिका के लिए मानना नामुमकिन सा है। ये शर्तें ही मुसीबत बनी हुई हैं। बड़ी शर्त नंबर 1, हॉर्मुज़ पर ईरान का पूरी तरह कंट्रोल। हॉर्मुज़ इस जंग में सबसे बड़ा चोकिंग पॉइंट बन गया है। ईरान ने ऐसा कदम उठाया कि इस रास्ते से निकलने वाले दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल और गैस के व्यापार पर संकट खड़ा हो गया। अब अमेरिका ने भी यहाँ नाकाबंदी कर दी है। सवाल ये कि क्या ईरान पर हॉर्मुज़ का कंट्रोल अमेरिका मानेगा। बड़ी शर्त नंबर 2, ईरान का यूरेनियम संवर्धन। ईरान के पास करीब 450 किलो यूरेनियम है, जो कि करीब 60% तक संवर्धित यानी एनरिच्ड है। 90% संवर्धित यूरेनियम से हथियार बनाए जा सकते हैं। ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और इजराइल हमेशा ही टेढ़ी नजरों से देखते रहे हैं। इसे ही मुद्दा बनाकर जंग शुरू कर दी। ईरान भी दोनों का जवाब देता रहा। अब ये माना जा रहा है कि इस पर बात बन सकती है कि ईरान इसे कुछ साल के लिए रोक दे, लेकिन कितने साल। बड़ी शर्त नंबर 3, पश्चिम एशिया से पीछे हटे अमेरिका।
ये एक बड़ी शर्त है ईरान की। पश्चिम एशिया के देशों में अमेरिका के बड़े सैन्य अड्डे हैं, इन्हीं से वो ईरान पर हमले कर रहा था। ईरान ने भी मिसाइलों और ड्रोन अटैक से इन अड्डों को खासा नुकसान पहुंचाया है। ईरान की शर्त है कि अमेरिका यहाँ से पूरी तरह हट जाए। लेकिन क्या अमेरिका ऐसा करेगा? क्या ट्रंप ये फैसला ले पाएंगे? क्या वो अमेरिकी हितों से समझौता कर पाएंगे? बड़ी शर्त नंबर 4, ईरान को मिले मुआवजा। ईरान का कहना है कि जंग उसने शुरू नहीं की और उसने जो पलटवार किया वो अपने बचाव में किया। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों से जान माल और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान ने कहा है कि इसकी भरपाई की जाए। ईरान की यह भी मांग है कि उसके फ्रीज एसेट यानी दूसरे देशों में उसकी संपत्तियों और फंड को उसे वापस दिया जाए। लेकिन क्या अमेरिका ये करेगा? बड़ी शर्त नंबर 5, ईरान और उसके सहयोगियों पर फिर हमला ना हो। ईरान ये गारंटी चाहता है कि उस पर फिर हमला ना हो। 2 साल में 2 बार उस पर हमले हुए, वो भी उस दौरान जब बातचीत चल रही थी। ईरान की मांग है कि उस पर फिर कभी हमला ना हो। क्या अमेरिका ये गारंटी दे पाएगा? और क्या इजराइल उसे ये करने देगा? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? युद्ध समाप्त होने का केवल एक ही रास्ता है कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चलती रहनी चाहिए। ये बहुत जटिल मुद्दे हैं, ये एक बार बातचीत करने में या 2 बार में नहीं सब सुलझेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर ये बातचीत होनी है तो एक तो वेन्यू भी बदलना पड़ेगा। इस्लामाबाद जो है वो कोई जो है बहुत निरपक्ष जगह नहीं है। उसके घनिष्ठ संबंध सऊदी अरेबिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं। उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी कुछ नहीं है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं दोनों की, जब तक उसके ऊपर बातचीत नहीं होगी और वो गिव एंड टेक जिसे कहते हैं, तब तक ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहेगा। ईरान और अमेरिका दोनों ने ही एक दूसरे को शर्तों की लिस्ट दे रखी है। इस्लामाबाद में पहले चरण की वार्ता भी हो गई, लेकिन किसी डील की घोषणा नहीं हुई। इस बीच इस वार्ता में अमेरिका का नेतृत्व कर रहे वहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप छोटी डील नहीं चाहते हैं। He doesn't want a small deal. वह कोई छोटा समझौता नहीं चाहते और ये एक कारण है पाकिस्तान में हमने काफी प्रगति की, लेकिन समझौता अभी तक इसलिए नहीं हो पाया है। राष्ट्रपति वास्तव में ऐसा समझौता चाहते हैं जिसमें ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, ईरान आतंकवाद को प्रायोजित ना करे और साथ ही ईरान के लोग समृद्ध और खुशहाल हों और विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। 40 दिन की जंग के बाद फिलहाल 14 दिन का युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन इसकी भी सीमा हर बीतते पल के साथ समाप्त हो रही है। डील और समझौतों की बात हो रही है, लेकिन दूसरी ओर दोनों ही पक्ष पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर भी खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की वार्ता हुई। 12 को दोनों देशों की टीमें वापस लौट गईं, लेकिन अब एक सनसनीखेज खबर आ रही है। ईरानी टीम आई तो एक साथ एक हवाई जहाज में थी, लेकिन गई अलग अलग रास्तों से। ऐसा क्यों किया, ये आपको बताते हैं। रविवार 11 अप्रैल सुबह ईरान से ये जहाज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचा था। इसमें ईरान के बड़े नेता थे जो कि अमेरिकी दल के साथ बातचीत के लिए पहुंचे थे। इस दल का नेतृत्व ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे थे। ये सब ईरान तो पहुंचे थे, लेकिन इस बात की चिंता भी थी कि कहीं इजराइल या अमेरिका की ओर से इन्हें धोखा न दिया जाए, जहाज पर हमला न कर दिया जाए। क्या ईरानी दल पर था हमले का साया? फिल्मी स्टाइल में ईरान वापसी। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता से जुड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई है। इस बातचीत में शामिल रहे ईरानी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य प्रोफेसर मोहम्मद मरंडी ने खुलासा किया है कि वार्ता के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो उन पर हत्या का साया मंडरा रहा था। ईरानी अधिकारियों को इस बात का डर था कि उनके विमान को बीच रास्ते में ही मिसाइल से मार गिराया जा सकता है। वैसे ये आशंका कोई ऐसे ही नहीं थी। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को हमले में पहले ही दिन इजराइल और अमेरिका ने निशाना साधकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को मार डाला। कई बड़े नेताओं और अधिकारियों को मार डाला। खुद मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी उस हमले में घायल हुए। हर दूसरे दिन किसी न किसी बड़े ईरानी नेता और अधिकारी के मार जाने की खबर आती रही। लेबनानी न्यूज चैनल अल मयदीन से बात करते हुए प्रोफेसर मरंडी ने बताया
कि इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ हुई बातचीत के दौरान सुरक्षा का खतरा इतना बढ़ गया था कि ईरानी डेलीगेशन को अपनी सुरक्षा रणनीति पूरी तरह गोपनीय रखनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस बात का यकीन हो गया था कि हमारे विमान को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप दावे करते रहे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कर चुके हैं। ट्रंप के दावों के इतर ईरान पूरी तरह एकजुट था। ये माना जा रहा है कि ईरान बातचीत के लिए तो पहुंचा, लेकिन पूरी तरह चौकन्ना था कि कहीं अमेरिका या इजराइल उसके प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बड़े नुमाइंदों को आसमान में ही न मार दे। जानकारी के मुताबिक इसके लिए ईरान ने एक रिटर्न प्लान बनाया। प्रोफेसर मरिंडी के मुताबिक ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने अपनी रणनीति बदली और बेहद गुप्त तरीके से एक दूसरे विमान में सवार हुए। खतरे को टालने के लिए उस विमान को भी तेहरान नहीं ले जाया गया। उड़ान के दौरान अचानक प्लेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया और उसे तेहरान के बजाय मशहद शहर में बहुत तेजी से लैंड कराया गया। मशहद में सुरक्षित लैंडिंग के बाद भी ईरानी अधिकारियों ने हवाई मार्ग का इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं समझा। मशहद पहुंचने के बाद प्रतिनिधि मंडल के सदस्य अलग अलग गुटों में बंट गए। कोई ट्रेन से, कोई कार से तो कोई बस के जरिए सड़क मार्ग से होते हुए तेहरान पहुंचा। वापस लौटते समय ईरानियों ने अपना प्लेन बदला। वो गुप्त तरीके से दूसरे विमान में सवार हो गए। तेहरान जा रहे प्लेन ने रास्ता बदला, बहुत ही गुप्त तरीके से मशहद में लैंडिंग की। फिर हम ट्रेन, कार और बसों से तेहरान पहुंचे। ईरानियों को बिल्कुल डर था, लेकिन उनको इस बात का श्रेय जाता है कि हर कोई प्लेन में सवार हुआ। कोई भी पाकिस्तान में रुकना नहीं चाहता था। हर कोई ये रिस्क लेने को तैयार हुआ। ये सब इतनी गोपनीयता और फुर्ती के साथ किया गया ताकि संभावित हमलावरों को डेलीगेशन की सही लोकेशन का पता न चल सके। ये पूरी कवायद इसलिए की गई ताकि अगर किसी एक रूट पर हमला हो भी जाए तो बाकी की टीम सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की तरफ से ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी अब इस युद्ध को अलग ही मोड़ पर ले जा रही है। अब तक जो लड़ाई अमेरिका और ईरान की थी, अब इसमें ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन भी उतर आया है। चीन की चेतावनी के बाद भी उसका जहाज अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से हॉर्मुज वापस लौट गया है, जिसके बाद अब अमेरिका और चीन के बीच तलवार खिंचती दिख रही है। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी। हॉर्मुज लौटा चीनी जहाज। अब अमेरिका चीन में तनातनी। हॉर्मुज में भिड़ती दो महाशक्तियां। ये हॉर्मुज का इलाका है और इस शिप ट्रैकर के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाजों की आवाजाही किस तरह से बाधित हो गई। अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज में सख्त नाकेबंदी लागू कर दी गई, जिसके बाद पेंटागन ने दावा किया कि नाकेबंदी के पहले 24 घंटों में कोई भी प्रतिबंधित जहाज इसे पार नहीं कर पाया। लेकिन हॉर्मुज का ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अब इस जंग में अमेरिका और चीन भिड़ रहे हैं। इस्लामाबाद शांति वार्ता जब विफल हुई तो अमेरिका ने हॉर्मुज में सख्त नाकेबंदी लागू कर दी। उद्देश्य था कि ईरान के समुद्री व्यापार को पूरी तरह से चौपट कर दिया जाए। ईरानी बंदरगाहों की ओर से जा रहे और वहां से आ रहे सभी जहाजों पर नाकेबंदी लागू कर दी गई और इसी कड़ी में चीनी तेल टैंकर रिच स्टारी अमेरिका नाकेबंदी की वजह से वापस हॉर्मुज की ओर लौटने पर मजबूर हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी कर रहा है। कोई भी जहाज नाकाबंदी को पार नहीं कर पाया। 6 जहाज वापस ईरानी बंदरगाह लौट गए। 36 घंटे से भी कम समय में ईरान का व्यापार रोका। अभी कोई लड़ाई नहीं हो रही है। अभी हमने नाकाबंदी कर रखी है। वो कोई कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये देखना पसंद नहीं था कि अगर वो ईरान के साथ कारोबार कर रहे हो तो उनकी नावें बाहर निकलें।
लेकिन अगर वो कारोबार नहीं कर रहे होते तो कोई नाव बाहर नहीं निकलती। तो अब वो ईरान बिल्कुल भी कारोबार नहीं कर पा रहा है और हम इसे ऐसे ही बनाए रखेंगे बहुत आसानी से। ये मत भूलिए कि उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनके हथियार खत्म हो चुके हैं, उनके रडार खत्म हो चुके हैं और उनके नेता भी जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि रिच स्टारी नाम का चीनी टैंकर इस रास्ते को पार नहीं कर पाया और हॉर्मुज वापस लौट गया। एक दिन पहले इस जहाज ने खाड़ी को पार किया था। रिच स्टारी टैंकर और इसकी मालिक कंपनी शंघाई जुनरून शिपिंग पहले से ही ईरान के साथ व्यापार करने की वजह से अमेरिकी प्रतिबंधों की लिस्ट में है। अब इस चीनी जहाज को रोके जाने के बाद हॉर्मुज में बवाल और बढ़ सकता है, क्योंकि एक दिन पहले ही चीन ने नाकेबंदी को लेकर चेतावनी दी थी। चीन ने कहा था कि हमारे जहाज हॉर्मुज में आ जा रहे हैं, ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा के समझौते हैं, हम उन समझौतों का सम्मान करेंगे और उन्हें निभाएंगे। उम्मीद है कि हमारे मामलों में दखल नहीं दी जाएगी। अमेरिका की नाकेबंदी को लेकर चीन ने कड़ा विरोध जताया और इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम करार दिया। चीन का मानना है कि इस तरह की सैन्य नाकेबंदी न केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाएगी बल्कि सीज फायर को भी खतरे में डाल देगी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2029 लोकसभा चुनाव से 33% महिला आरक्षण लागू करने को लेकर कल से शुरू हो रहे विशेष संसद सत्र से पहले विपक्ष की अहम बैठक हुई है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं, लेकिन सरकार के तरीके पर हमें आपत्ति है। परिसीमन को जिस तरह से लागू किया जा रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। परिसीमन में चालाकी की गई है। संसद में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ेंगे और बिल का विरोध करेंगे। और ऐसा ही एक बयान अखिलेश यादव की तरफ से भी आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने भी यही कहा कि परिसीमन को जिस तरह से लागू किया जा रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सुनते हैं। All opposition parties unitedly and this is the only thing I want to convey you, because we are united in this and unitedly we have decided and we'll oppose this bill. But I want to tell you, we are not against the reservation. The way in which they have put in the bill, whether it is delimitation, whether they have not even cleared census and almost all powers of the constitution, the executive is taking. और यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते आगे और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में गिरफ्तार शाहीन से निदा खान के कनेक्शन की जांच तेज कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में इन दोनों महिलाओं में कभी बातचीत हुई हो या दोनों आपस में जुड़ी हो, उसकी जांच की जा रही है। टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार है डॉक्टर शाहीन और अब उसके कनेक्शंस को लेकर जांच तेज हो गई है। निदा खान और शाहीन के रिश्ते की जांच की जा रही है। नासिक धर्मांतरण मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में इन दोनों महिलाओं में कभी बातचीत हुई हो या नहीं हुई हो, दोनों में आपस में किस तरह का कनेक्शन था, क्या जुड़ाव था, उसकी जांच की जा रही है। निदा खान और शाहीन के रिश्ते की जांच तेज हो गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में गिरफ्तार शाहीन से निदा खान के कनेक्शन की जांच की जा रही है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इन दोनों महिलाओं में कब बातचीत हुई, किस प्रकार की बातचीत हुई, क्या रिश्ता है आपस में और किस तरह से ये एक दूसरे को जानते हैं, इस मामले की जांच तेज हो गई है। पारस दामा मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, और क्या जानकारी मिल रही है, क्या बड़ी खबर?
जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से लगातार नासिक वाले मामले में तथ्य सामने आ रहे हैं, उसको लेकर अब जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और इसकी वजह से निदा खान, जो कि इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड मानी जा रही है, उसकी जो जांच है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो मास्टरमाइंड थी उसके साथ जांच की जा रही है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं है। एजेंसी सूत्र ये बताते हैं कि अभी तक जांच चल रही है, कोई कंफर्मेशन नहीं है इस बात का कि दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट हुआ था कभी या कोई कनेक्शन हुआ था, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस एंगल से भी जो है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है नासिक का धर्मांतरण का, वो बहुत चौंकाने वाला है। तकरीबन 12 लोग अभी तक इस मामले में सामने आए हैं और 9 FIR तकरीबन जो है वो दर्ज की गई है और लगातार नए तथ्य सामने आते जा रहे हैं। SIT को ये जांच सौंपी गई है और मामला लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल पारस, और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब तक की जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं और क्या लीड्स इन्वेस्टिगेशन टीम्स के हाथ लगी हैं? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण एक नाम सामने आया है जिसका नाम इमरान है और इमरान जो है वो मलेशिया का रहने वाला है और ये जो मलेशिया लिंक है उसकी जांच जो है वो SIT ने तेज कर दी है। मलेशिया में इमरान और नासिक में निदा खान, ये दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था, निदा खान रिक्रूटमेंट किस तरीके से करती थी, ये SIT की जांच में सामने आया है। निदा खान लोगों को जो गरीब घर के लोग होते थे उनको पहले ज्वाइनिंग करवाती थी, उसके बाद उनको रेडिकलाइज करती थी। रेडिकलाइज करने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उनमें ज्वाइन किया जाता था। जो HR एक होता है उनके पूरी तरीके से ट्रेन किया जाता था किस तरीके से रेडिकलाइज करना है और आगे जो है वो इनको धर्मांतरण उनका करवाने का प्रोसेस आगे किया जाता था। उसमें जांच में ये भी सामने आया कि एक महिला थी, उसने धर्मांतरण किया, उनके घर में जो है बहुत सारे बदलाव किए गए थे और उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो सामने आया। जो नासिक पुलिस है, कंप्लेन मिलने के बाद उन्होंने 4 से 5 महिला पुलिस कर्मियों की टीम बनाई जो कि अंडर कवर रह के वहां पे पहुंची थी और वहां पे इस पूरे मामले को उन्होंने खोज निकाला और मामले को जो है वो आगे बढ़ाया। जी पारस, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी हम आपसे लेते रहेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र से धर्मांतरण की दो बड़ी और हैरान करने वाली खबरें आई हैं। पहली खबर नासिक से है, जहां नामी IT कंपनी में चल रहा था धर्मांतरण का घिनौना खेल। वहां टारगेट रिक्रूटमेंट वाला जाल बिछाकर भोली भाली लड़कियों और लड़कों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था और इसके लिए नामी कंपनी में था HR से लेकर रिक्रूट करने वाले कर्मचारियों का पूरा रैकेट। जिसके जाल में जो फंसा उसका धर्म बदल गया। जहां पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर शारीरिक शोषण, बाद में ये सब कुछ होता था जिसे देखकर दुनिया दंग है। मामले में अब तक 9 FIR हो चुकी हैं और 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे रैकेट की माफिया एक महिला है। इस पूरे केस में नासिक पुलिस का काम काबिले तारीफ है, जिसने अंडरकवर एजेंट बनकर घिनौने धर्मांतरण कांड का पर्दाफाश किया। चमचमाती इमारतें, आलीशान वर्किंग कल्चर और एक शानदार करियर का सपना। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक से आई इन तस्वीरों ने पूरे देश को सन्न कर दिया है, जहां कोड और सॉफ्टवेयर टास्क की आड़ में धर्मांतरण का घिनौना टास्क पूरा किया जा रहा था। इस सिंडिकेट का टारगेट कोई प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले हिंदू लड़के लड़कियां थे। एक ऐसी साजिश जिसे बेहद शातिर और गुप्त तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। धर्मांतरण के इस जाल में सिर्फ धर्म नहीं बदला जा रहा था, बल्कि इस्तेमाल हो रहे थे यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और रूह कपा देने वाली मानसिक प्रताड़ना वाले हथियार। देवळाली कैंप पुलिस स्टेशन और मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में अभी तक 9 ऑफेंस रजिस्टर है। उसमें रेप, मॉलेस्टेशन और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना, इसके तहत ये मामले दर्ज है। इसमें अभी तक 7 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। उसमें कि आज एक्यूज अश्विनी चैनानी, इसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसको 13 अप्रैल 2026 तक PCR दिया है। आगे की जानकारी जारी है। इसमें नासिक सिटी के पुलिस कमिश्नर माननीय श्री संदीप कर्णिक सर से आह्वान किया जाता है कि अन्य जो पीड़ित है वो या संस्था या इसके बारे में जो कोई भी जानकार व्यक्ति हो वो पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। हाई प्रोफाइल IT कंपनी के भीतर चल रही इस धर्मांतरण फैक्ट्री के खुलासे के बाद अब तक 9 FIR दर्ज हो चुकी हैं।
जांच में खुलासा हुआ है कि लड़कियों को फंसाने के लिए पहले उन्हें एक रिसोर्ट में बुलाया जाता था। वहां उनका शारीरिक शोषण कर उनके वीडियो बनाए जाते ताकि बाद में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा सके। एसआईटी ने रिसोर्ट के सीसीटीवी फुटेज और 78 संदिग्ध ईमेल और व्हाट्सएप चैट को कब्जे में लिया है। लॉज भी बुक करते थे होटल कि किधर जाना है, क्या करना है, वो सब वो करते थे और उनको लेके उनको झांसा दे के बोलते थे कि ऐसा हमारे धर्म में ऐसा हो, ऐसा करते वैसे करते, इसलिए लोग जात उनको फंसा के दिया। यानी आप बता रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है ये शुरू होता था एचआर से, एचआर को फंडिंग दी जाती थी, एचआर इन लड़कों को जो टीम लीडर्स थे उस कंपनी में उसको फंडिंग देते थे और उन्हें इन लड़कियों पर, एम्प्लॉयज़ पर उन्हें पैसे खर्च करना है, ऐसा उन्हें बताया जाता था। उनको ऐसे ही बता जाते थे, यानी वो भी बोलते थे, वो भी क्या बोलते चलो यार। अब उनके माँ बाप को तो पता नहीं रहता कि लड़के किधर जा रही है, क्या कर रही है, तो उनको फ्रीडम था ना, इसलिए उनको ये फंडिंग की हिंदू लड़कियां ज़्यादा कन्वर्ट होना चाहिए। ये धर्मांतरानी 2 जनों को किया था, गिफ्ट खिलाया, लड़की को भी शादी का झांसा दिया, इसलिए उनको होटल में लॉज उनको लेके जाते थे, बोलते थे चलो आज इनको मिलना है, घर वालों को मिलना है, ऐसा करते थे। वो लड़कियों के साथ रेप 6-7-8 जने और भरपूर है, वो बाकी छोड़ के चले गए। इस काले धंधे का मास्टरमाइंड तौसीफ अत्तार और दानिश शेख जरूर है, लेकिन इस पूरी पटकथा की सबसे रहस्यमयी किरदार है निदा खान, जिसे पुलिस लेडी कैप्टन कह रही है। निदा का काम था लड़कियों का विश्वास जीतना, उन्हें नमाज और हिजाब की ट्रेनिंग देना और धीरे धीरे उन्हें इस्लाम की तरफ मोड़ना। नासिक के टीसीएस कंपनी में जबरन धर्मांतरण के मामले में मुख्य आरोपी निदा खान अब भी फरार है। नासिक की एसआईटी टीम की तमाम पुलिस फिलहाल भिवंडी और मुंबई में है निदा खान को ट्रेस करने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर निदा खान कहाँ छुपी हुई है। ऐसे में न सिर्फ पुलिस की टीम बल्कि एसआईटी की टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम भी फिलहाल उन तमाम डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रेस कर रही है, जिसके जरिए इन तमाम आरोपियों को एक और जहां उन्हें पनाह दी गई, वहीं दूसरी ओर उन मासूम लड़कियों को जो उस कंपनी में काम कर रही थी उन्हें डराया गया, धमकाया गया और साथ ही उनका यौन उत्पीड़न तक किया गया। चश्मदीदों के मुताबिक ये सब ऑफिस के सुरक्षित केबिन के अंदर होता था। अगर कोई लड़की विरोध करती तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती थी। हैरानी की बात तो ये है, जब पीड़ित लड़कियां एचआर के पास गुहार लगाने जाती थीं, तो वहां पर मदद के बजाय उन्हें खामोश रहने का अल्टीमेटम मिलता था। लड़कियों को कैसे अपने जाल में फंसा रहे थे ये लड़के? वो बोलते थे कि हिंदू लड़कियां ज़्यादा पटाने का और उनके साथ शादी करने का, झांसा देने का कि धर्मांतरण करो, मुस्लिम है, चलो भाई अपने यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, वो सब बताते थे और उनको पैसे दिया जाते थे कि क्या करना है। तो उन्होंने 2021 से ही चल रहा था, तो एचआर के वो मैडम थी ना, उसको पूछा कि क्या करना, उसको भी फंडिंग देते थे पैसे। ये धर्मांतरण का जाल किसी अनपढ़ इलाके में नहीं बल्कि दुनिया की दिग्गज कंपनी टीसीएस के नासिक यूनिट में बिछाया गया था। इनकी साजिश के तरीके भी समझ लीजिए। पहले दोस्ती, फिर आर्थिक मदद या फिर नौकरी का लालच, फिर प्रेम जाल में फंसाकर प्राइवेट तस्वीरें लेना, ब्लैकमेल करना, उसके बाद हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर उनके दिमाग में जहर भरना, इन सब के बाद नमाज, कलमा और हिजाब के लिए शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करना। इस साजिश की गहराई का अंदाजा इसी तस्वीर से लगा सकते हैं। मास्टरमाइंड तौसीफ के साथ खड़ा गुलशन असल में गोपाल है। आरोपी इस कदर ब्रेन वॉश करते थे कि गोपाल का न सिर्फ नाम बदल गया बल्कि हुलिया और पहचान तक बदल गई। और इस बीच युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, मैं हमेशा के लिए हॉर्मुज को खोल रहा हूं। ट्रंप बोले चीन इस फैसले से बहुत खुश है, दुनिया के लिए हॉर्मुज खोल रहा हूं, ईरान को हथियार नहीं देगा चीन। तो आपको हमने दिखाया था कि किस तरह से चीन की भी अब एंट्री हो गई है और चीन ने खुलकर इस बात के लिए हॉर्मुज को खुले रहने के लिए चेतावनी जारी की कि ये पूरे विश्व के लिए एक खतरा बन जाएगा, पूरे विश्व को इससे नुकसान होगा। और अब हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदले नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं हमेशा के लिए हॉर्मुज को खोल रहा हूं। चीन इस फैसले से बहुत खुश है क्योंकि इस फैसले पर चीन ने आपत्ति जाहिर की थी
और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया के लिए हॉर्मुज मैं खोल रहा हूं, ईरान को हथियार नहीं देगा चीन। तो कहीं ना कहीं चीन के सामने एक कंडीशन, एक शर्त रख दी है कि ईरान को हथियार चीन नहीं देगा, लेकिन अब हॉर्मुज को मैं खोल रहा हूं, दुनिया के लिए हॉर्मुज खोल रहा हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान हॉर्मुज को लेकर आया है, बड़ा ऐलान डोनाल्ड ट्रंप यहां कर रहे हैं। हॉर्मुज जिसे लेकर लगातार चेतावनी जारी कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जैसे ही इस पर चीन की प्रतिक्रिया आई और चीन ने इस पर आपत्ति जाहिर की, तो अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान कुछ अलग नजर आ रहा है। और ट्रंप ने कहा है कि मेरे इस फैसले से चीन खुश है, दुनिया के लिए हॉर्मुज अब मैं खोल रहा हूं, ईरान को हथियार नहीं देगा चीन। चीन अब ईरान को हथियार नहीं भेजेगा। शी जिनपिंग मुझसे प्यार से मिलेंगे, हम मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं। तो चीन के संदर्भ में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बातें कही हैं और कहा है कि मैं हमेशा के लिए हॉर्मुज खोल रहा हूं, ईरान को हथियार नहीं देंगे। हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने का ट्रंप का ऐलान। तो नाकेबंदी को लेकर पूरे विश्व में चिंता थी, कई देशों में इसे लेकर परेशानी हो रही थी और चीन ने खुलकर इस पर आपत्ति जाहिर की थी। हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि मैं हमेशा के लिए हॉर्मुज को खोल रहा हूं। चीन इस फैसले से बहुत खुश है। और मेरी सहयोगी सुचरिता कुकरेती फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बहुत बड़ा ऐलान यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं हॉर्मुज को लेकर, सुचरिता। बिल्कुल, और इस ऐलान को लेकर मलिका कहा जा सकता है कि जो एक बात हमने बार बार कही है कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहेंगे क्या करेंगे किसी को नहीं पता है। ऐसा लगता है एक बार फिर से वही साबित हो गया है। अभी तक हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या चीन अपनी नेवी उतार सकता है, क्या चीन हॉर्मुज में एक स्टैंड ले सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीन को लेकर और जिस तरह से ये स्थिति बदली है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये फैसला लिया तो इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाली स्थिति को या तो वो भाप गए हैं या फिर वो हॉर्मुज को खोलकर एक संकेत देना चाह रहे हैं कि आगे की वार्ता हो सके। दोनों ही बात है। देखिए, अगर वार्ता होनी है तो संकेत देना होगा कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमें भरोसा नहीं है अमेरिका पर। तो ऐसे में अगर वो ये संकेत देते हैं हॉर्मुज खोलकर कि वो भरोसा स्टैब्लिश हो पाए और इसीलिए वार्ता हो पाए, तो वो भी एक संकेत हो सकता है। और इसी के साथ साथ अगर वो चीन के साथ किसी तरह से कोई भी एस्केलेशन नहीं चाहता है, क्योंकि अभी तक जो भी बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं वो अपनी जगह है, लेकिन एक एस्केलेशन चीन के साथ बड़ा हो सकता था हॉर्मुज में, जो कि एनडीटीवी अपने दर्शकों को दिखा भी रहा है। क्या इसके चलते भी ये संकेत दिया गया है? मैं फिर कहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं और जो करते हैं उसको समझना मुश्किल है, लेकिन जहां हम लगातार हॉर्मुज के ब्लॉकेड की खबर दिखा रहे हैं उस सब के बीच अचानक से ऐलान करना ये वाकई में हैरान करता है। और इसके पीछे का कारण समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या डोनाल्ड ट्रंप एक और वार्ता की ओर देख रहे हैं ईरान के साथ, क्योंकि इस पर दारोमदार है पूरी दुनिया के देशों के लिए तेल और गैस की सप्लाई का। बिल्कुल सुचरिता, और यही जो आप बात कर रही हैं कि किस तरह से देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब एकदम से अपना स्टेटमेंट, अपना स्टांस बदल लिया है। हॉर्मुज पर अमेरिकी डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप ने बाकायदा चेतावनी दी थी कि नाकाबंदी तोड़ी तो समंदर में ही उड़ा देंगे जहाज, और अब आप देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमेशा के लिए हॉर्मुज खोल रहा हूं और मेरे इस निर्णय से चीन खुश है। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, फौरन लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।